हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं आशा करता हूं कि सभी लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो प्यारे मित्रों, सबसे पहले तो आप सभी का स्वागत करते हैं इस प्यारे से ब्यूटीफुल से चैनल स्टडी गुरु विद पिंटू सर में। तो प्यारे बच्चों, पिछले वीडियो में हम लोग दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना, उसमें हम लोग अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना सीख रहे थे, जिसमें हम लोग 2 स्थितियां तक सीख चुके थे। बाकी की सभी स्थितियां आज की वीडियो में हम लोग सीखे हुए रहेंगे। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले तो आप लोग कापी कलम ले लीजिए और एक स्थान पर बैठ जाइए, ठीक है। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं बिना समय गंवाए, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो जाती है। चलिए, तो हम लोग 2 स्थिति लास्ट वीडियो में पढ़ लिए थे। कौन कौन सी? एक तो स्थिति थी अनंत पर रखी वस्तु का, दूसरी स्थिति थी जो अनंत और वक्रता केंद्र के बीच रखी वस्तु का, ठीक है। तो आज हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, उसके आगे बढ़ेंगे केस नंबर थर्ड। केस नंबर थर्ड में प्यारे बच्चों हम लोग सीखेंगे जब वस्तु वक्रता केंद्र पर स्थित हो तो इसकी प्रतिबिंब कहां पर बनेगी, ये हम लोग सीखेंगे, ठीक है। जब वस्तु वक्रता केंद्र पर स्थित हो, वक्रता केंद्र सी पर स्थित हो, सी पर स्थित हो, ठीक है। अब ये तीसरा केस है प्यारे बच्चों। अब देखिएगा, हमने आपको बताया था कि 4 चीज बताने होते हैं। कौन कौन से? प्रकृति, विन्यास, आकार और स्थिति। यही 4 चीज बताने होते हैं। पहले नंबर पर क्या? प्रकृति, दूसरे नंबर पर विन्यास और तीसरे नंबर पर आकार या स्थिति। चलो स्थिति आकार लिख देते हैं, आकार, और चौथे नंबर पर स्थिति। तो प्यारे बच्चों, ये 4 चीज बताने होते हैं। ये जरूरी नहीं है कि जो जिस क्रम में मैं लिखा हूं उसी क्रम में आप भी लिखिए, लेकिन ये चारों चीज बताने होते हैं। चलिए, अब यहां पर हम लोग बनाते हैं प्रतिबिंब। हम लोग अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना सीख रहे थे। तो ये कौन सा दर्पण है? अवतल दर्पण है, ठीक है। अवतल दर्पण में क्या होता है प्यारे बच्चों? कलई इसके उभरे हुए तल पर होता है और परावर्तन अंदर की ओर होता है। ये इसका है ध्रुव और ये इसका है वक्रता केंद्र सी, और यहां पर हो गया मुख्य फोकस एफ, वक्रता केंद्र, ठीक है। वस्तु कहां पर रहेगी? वक्रता केंद्र पर, वस्तु वक्रता केंद्र पर। अच्छा, एक बात बताइएगा, जो हमने कल गोली दर्पण द्वारा परावर्तन के या जो प्रतिबिंब बनने के नियम बताया था 3, याद है? पहले नियम में क्या बताया था कि मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद मुख्य फोकस से होकर के जाती है या मुख्य फोकस की ओर आती हुई प्रतीत होती है। तो अब यहां से एक किरण हम मुख्य अक्ष के समांतर निकाल दिए, ठीक है। जो किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाती है वो कहां से होकर के वापस लौटती है? मुख्य फोकस से होकर के वापस, ठीक है, मुख्य फोकस से होकर के जाती है। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ये मुख्य फोकस से होकर के जाती है। और अगर कोई प्रकाश किरण मुख्य फोकस से होकर के जाती है तो परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है, ठीक है। यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो प्रतिबिंब थोड़ा सा ये और इधर बनाते हैं प्यारे बच्चों, ताकि आप समझ जाओ बढ़िया से। ये ऐसे, ठीक है। चलिए, इतने से आप समझ जाएंगे। तो जो परावर्तन के बाद प्रकाश की किरणें जिस बिंदु पर मिलती हैं वही क्या होता है? प्रतिबिंब होता है। तो परावर्तन के बाद यहां पर थोड़ा सा इस वस्तु को और इधर कर देते हैं, इधर, ये इधर, ताकि स्पष्ट हो सके। प्रतिबिंब बनाने में समस्या होती है, ठीक है। अब इसका प्रतिबिंब कहां पर बनेगा? यहां पर, ठीक है। चलिए, तो प्रकृति कैसी होगी? वास्तव में मिल रही है तो वास्तविक प्रतिबिंब होगी, प्रतिबिंब होगी वास्तविक, ठीक है। वास्तविक प्रतिबिंब है, ये देखिए ऊपर की ओर है और प्रतिबिंब नीचे की ओर है। तो क्या होगा?
विन्यास में उल्टा, विन्यास में उल्टा और सीधा बताना होता है, प्रकृति में वास्तविक और आभासी बताना होता है। आकार बताइएगा प्यारे बच्चों, देखिए जितनी बड़ी वस्तु है उतनी ही बड़ी प्रतिबिंब है, मतलब ये वस्तु के बराबर होगी, वस्तु के बराबर, ठीक है। प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर होगा। और स्थिति बताइएगा, ये क्या है, वक्रता केंद्र, जहां पर वस्तु रखी है वहीं पर प्रतिबिंब भी प्राप्त हो रही है, तो वक्रता केंद्र पर, वक्रता केंद्र पर, ठीक है। समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए अब हम लोग केस नंबर 4 को सीख लेते हैं, केस नंबर 4, ठीक है। अब ये क्या है, अब हम वस्तु को और आगे रखेंगे, बोले तो वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस के बीच। यहां पर लिखेंगे जब वस्तु वक्रता केंद्र C तथा मुख्य फोकस F के बीच स्थित हो, F के बीच स्थित हो, ठीक है। अब इसमें भी वही 4 चीज बताने होंगे, कौन कौन से, प्रकृति, विन्यास और आकार और स्थिति, ठीक है। ये तो अब आप सबको याद हो गया होगा, यही 4 चीज जरूरी है, ठीक है। तो यहां पर देखिए ये है अवतल दर्पण, कौन सा दर्पण है प्यारे बच्चों, अवतल दर्पण, ठीक है, ये अवतल दर्पण है। अब यहां पर हो गया ध्रुव, यहां पर मैं मान ले रहा हूं मुख्य फोकस, और यहां पर मैं मान लिया वक्रता केंद्र। अब वस्तु होगी कहां पर, वक्रता केंद्र और वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस के बीच। तो मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद कहां से होकर के जाती है, मुख्य फोकस से होकर के जाती है, और मुख्य फोकस से होकर के चलने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात कहां से होकर के जाती है, मुख्य अक्ष के समांतर होकर के जाती है। तो ये कटान बिंदु है, देखिए परावर्तित किरण का ये कटान बिंदु है। तो प्रतिबिंब कहां पर प्राप्त होगा प्यारे बच्चों, अनंत और वक्रता केंद्र के मध्य। समझ में आया, ये आपतित किरण है, ये परावर्तित किरण है, ये आपतित किरण है, ये परावर्तित किरण है। तो यहां पर देखिएगा प्रकृति कैसी होगी, वास्तविक होगी, क्योंकि वास्तव में मिल रही है, तो प्रतिबिंब वास्तविक, ठीक है। और विन्यास कैसी होगी, वास्तविक प्रतिबिंब मैंने बताया था उल्टा होगी, ठीक है, उल्टा। आकार बताइए, देखिए वस्तु इतनी बड़ी है लेकिन प्रतिबिंब इतनी बड़ी है, अब जो प्रतिबिंब का आकार होगा वो वस्तु से बड़ा होगा, ठीक है, वस्तु से बड़ा। अब स्थिति बताइएगा प्यारे बच्चों, कहां पर, अनंत और वक्रता केंद्र के मध्य, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच। समझ में आया। चलिए अब केस नंबर 5 देखते हैं। अब हम वस्तु को और आगे खसका करके ले आएंगे मुख्य फोकस पर। जब वस्तु मुख्य फोकस पर स्थित हो, मुख्य फोकस पर स्थित हो, ठीक है। देखिए इसमें भी वही 4 चीज बताने हैं, कौन कौन से, प्रकृति, विन्यास और आकार, स्थिति, ठीक है, यही 4 चीज इसमें बताने हैं। चलिए फिर यहां पर हम लोग किरण आरेख करते हैं। यह है अवतल दर्पण, कौन सा दर्पण है, अवतल दर्पण, ये इसका मुख्य अक्ष हो गया, ये है ध्रुव, यहाँ पर है मुख्य फोकस, थोड़ा सा और इधर करते हैं मुख्य फोकस को, ये रहा मुख्य फोकस, और ये है वक्रता केंद्र। अब वस्तु को हम कहाँ पर रखेंगे, मुख्य फोकस पर। तो मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर के जाती है।
आपतित किरण है, ये परावर्तित किरण है। ठीक है, अब एक प्रकाश की किरण हम यहाँ से लेकर के आते हैं, ये ऐसे बोले तो प्रकाश की किरण यहाँ से जाएगी, दर्पण पर टकराएगी और वक्रता केंद्र से होकर के वापस लौट जाएगी। ठीक है, ये वक्रता केंद्र की ओर या वक्रता केंद्र से जाने वाली प्रकाश किरणें या वक्रता केंद्र की ओर आने वाली प्रकाश किरणें, आती हुई प्रतीत होने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात वक्रता केंद्र से ही होकर के जाती है, अर्थात उसी मार्ग पर वापस लौट जाती है। तो प्यारे बच्चों देखिए, ये प्रकाश की किरण ये यहाँ पर कहीं नहीं काटेगी, इसका जो प्रतिबिंब होगा वो कहाँ पर बनेगा, अनंत पर बनेगा। ठीक है, इसका जो प्रतिबिंब होगा वो कहाँ पर प्राप्त होगा, अनंत पर प्राप्त होगा। ठीक है, तो ये परावर्तित किरण है। प्रकृति कैसी होगी, वास्तविक होगी और विन्यास उल्टा, आकार वस्तु से बहुत बड़ा। देखिए वस्तु इतना बड़ा है लेकिन प्रतिबिंब बहुत बड़ा है, वस्तु से बहुत बड़ा। ठीक है, और स्थिति कहां पर, अनंत पर, अनंत पर बनेगी। समझ में आया। अब छठवां केस एंड इंपॉर्टेंट है प्यारे बच्चों, अक्सर यही केस पूछा जाता है। ठीक है, जब वस्तु ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच स्थित हो, जब वस्तु ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच स्थित हो, मुख्य फोकस के बीच स्थित हो। ठीक है, अब ये छठवां है एंड लास्ट है, अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना, ये लास्ट है। ठीक है प्यारे बच्चों, इसको बहुत विधिवत ढंग से सीखना। देखिए अब इसमें भी वही 4 चीज बताने हैं, प्रकृति, विन्यास, आकार और स्थिति। ठीक है, ये 4 चीज इसमें बताने हैं। अब इसमें देखिएगा प्रतिबिंब कैसे प्राप्त होगा। यह है अवतल दर्पण। कौन सा दर्पण है, अवतल दर्पण। और यह है ध्रुव, यहां पर है मुख्य फोकस, इधर है वक्रता केंद्र। वस्तु अब हम रख रहे हैं कहां पर, वस्तु रख रहे हैं मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच, मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच। ठीक है, तो यहां पर देखिएगा थोड़ा सा और बड़ा वस्तु ले लेते हैं, ये वस्तु मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात कहां से होकर के जाती है, मुख्य फोकस से होकर के जाती है। ये आपतित किरण है, ये परावर्तित किरण है। ठीक है, और यहां पर देखिएगा वक्रता केंद्र, ये वक्रता केंद्र से होकर के जाने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात वक्रता केंद्र से ही होकर के जाती हैं। प्यारे बच्चों यहां पर देखिएगा तो ये धीरे धीरे फैलती हुई जा रही है, लेकिन इसका प्रतिबिंब आप आभास करिएगा तो यहां पर पीछे ये देखिए, इनका मिलन अब जहान में ना हुई, अब इनका मिलन आसमान में हुई। देखो ये यहां पर प्रतिबिंब प्रतिच्छेदित कर रही है, यहां पर बोले तो दर्पण के पीछे, ये रहा दर्पण के पीछे। इनका मिलन इस जहान में नहीं होगा, इनका मिलन आसमान में होगा। समझ में आया। चलिए अब यहां पर देखिएगा, ये जो प्रतिबिंब बन रहा है, ये प्रतिबिंब कैसा बन रहा है, देखिए डॉटेड लाइन है और दर्पण के पीछे बना हुआ है, दर्पण के पीछे डॉटेड लाइन बना हुआ है। वास्तव में नहीं मिल रहा है लेकिन हमें मिलता हुआ प्रतीत हो रहा है। तो ये प्रतिबिंब कैसी होगी, आभासी प्रतिबिंब होगी। समझ में आया, आभासी प्रतिबिंब होगी। देखिए वस्तु की मुंडी भी ऊपर है और प्रतिबिंब की भी मुंडी ऊपर है, मतलब दोनों का सर एक ही दिशा में है, अर्थात दोनों मुख्य अक्ष के ऊपर ही हैं। तो कैसा होगा, सीधा होगा। और एक बात याद रखना प्यारे बच्चों, जो आभासी प्रतिबिंब होता है वो सीधा होता है और जो वास्तविक प्रतिबिंब होता है वो उल्टा होता है। ये दिमाग में नोट करके रखिएगा। आकार बताइएगा प्यारे बच्चों, ये वस्तु है, ये प्रतिबिंब है, तो वस्तु से बड़ा, वस्तु से बड़ा।
ठीक है, स्थिति कहाँ है? दर्पण के पीछे, दर्पण के पीछे। यहां तक किसी को कोई दिक्कत? ये चारों केस समझ में आया? 2 केस हमने लास्ट टाइम बताया था पिछले वीडियो में, अगर वो नहीं जानते हो तो आप पिछले वीडियो को जरूर देखिएगा, उसमें 2 केस हमने बताया था। बाकी के आगे के केस जो तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां है, हमने इसमें बता दिया। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, मैं आशा करता हूं कि ये 6 केस आपको वीडियो ढंग से तैयार हो गया। ठीक है, अब मैं इन 6 केसों को ओरली एक छोटे से ट्रिक या छोटे से याद करने के तरीके के माध्यम से मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूं। वो चीज आप याद रखेंगे तो 6 केस आप अच्छी तरीके से याद कर पाएंगे। ठीक है, अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले लीजिए। इसके बाद हम चलते हैं इसके आगे। चलिए, अब हम लोग सीखेंगे थोड़ा सा, इसी में नोट पॉइंट करके आप लोग लिखिएगा। प्यारे बच्चों, अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो आप वीडियो को लाइक कर दो और फटाफट से और भी साथियों के पास भेज दो। ठीक है, जो भी आपके यार दोस्त हैं, जो भी आपके संगी साथी हैं, उनके पास भेजो, वो भी जो है इस चैप्टर को बहुत ही सरल तरीके से सीख लें। चलिए, अब हम लोग इसको थोड़ा सा नोट पॉइंट में सीखते हैं। देखिएगा, ठीक है, हमने 6 केस पढ़ा। कितना केस? 6 केस पढ़ा। अब 6 केस को एक ही ग्राफ में मैं आपको समझा दे रहा हूं। ये देखिए, ये है अवतल दर्पण। कौन सा दर्पण है? अवतल दर्पण। ठीक है, ये अवतल दर्पण है, ये मुख्य अक्ष, ये मुख्य अक्ष है और ये है ध्रुव। यहाँ पर मैं मान लिया मुख्य फोकस, यहाँ पर मैं मान लिया वक्रता केंद्र, और ऐसे ही यहाँ कहीं पर मैं मान लिया अनंत। ठीक है, 6 स्थितियाँ हमने आपको बताई थी, 6 स्थितियों को इसी में व्यक्त करेंगे। चलिए देखिएगा, ठीक है, ये रहा, ये रहा। अब पहली स्थिति में प्यारे बच्चों हम वस्तु को कहाँ रखे थे? अनंत पर रखे थे, अनंत पर। पहली स्थिति में हम वस्तु को अनंत पर रखे थे, और दूसरी स्थिति में वस्तु को हम अनंत और मुख्य वक्रता केंद्र के मध्य रखे थे। तीसरी स्थिति में हम वस्तु को कहाँ पर रखे थे? वक्रता केंद्र पर रखे थे। चौथी स्थिति में वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस के मध्य रखे थे, और 5वीं स्थिति में हम वस्तु को कहाँ पर रखे थे? मुख्य फोकस पर रखे थे, और 6वीं स्थिति में हम वस्तु को कहाँ पर रखे थे? मुख्य फोकस और ध्रुव के मध्य रखे थे। ठीक है, सॉरी दोस्तों। अब देखिए, ये पहली स्थिति है, ये दूसरी स्थिति है, ये तीसरी स्थिति है, ये चौथी स्थिति है, ये 5वीं स्थिति है, और ये 6वीं स्थिति है। ठीक है, तो पहली स्थिति में जो प्रतिबिंब बना था वो कहाँ पर बना था? मुख्य फोकस पर बना था। दूसरी स्थिति में जो प्रतिबिंब बना था वो कहाँ पर बना था? वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस के मध्य बना था। तीसरी स्थिति में प्रतिबिंब कहाँ पर बना था? वो बना था वक्रता केंद्र पर ही बना था। और चौथी स्थिति में प्रतिबिंब कहाँ पर बना था? वो बना था अनंत और वक्रता केंद्र के मध्य। 5वीं स्थिति में जो प्रतिबिंब बना था प्यारे बच्चों, वो कहाँ पर बना था? वो अनंत पर बना था। 6वीं स्थिति में जो प्रतिबिंब बना था वो हमारा दर्पण के पीछे यहाँ पर बना था, दर्पण के पीछे वस्तु से बड़ा बना था। ठीक है, अब 6 स्थितियों में आप बताइएगा प्रकृति, विन्यास, आकार और स्थिति। यहीं पर मैं लिख दे रहा हूं। पहला प्रकृति, दूसरा विन्यास, और तीसरा आकार, और चौथा स्थिति। फटाफट से आप सभी लोग रिवीजन कर लीजिए। ठीक है, फटाफट से रिवीजन करिएगा। अब देखिए, यहां पर आपको
सब कुछ दिख रहा होगा। देखिए ये पहली स्थिति में वस्तु को कहाँ रखी गई थी, अनंत पर रखी गई थी। अवतल दर्पण द्वारा ध्यान दीजिएगा, पहली स्थिति में वस्तु को अनंत पर रखे थे, तो अनंत पर रखे वस्तु का प्रतिबिंब कहां पर बना, पहली स्थिति यहां पर देखिएगा, यह है वस्तु की स्थिति। ये क्या है, वस्तु की स्थिति। ठीक है, ये वस्तु की स्थिति है और नीचे किसकी स्थिति है, प्रतिबिंब की स्थिति है, प्रतिबिंब की स्थिति। मैं लिख भी दिया। चलो अब तो समझ में आ रहा होगा। पहली स्थिति में जो प्रतिबिंब वस्तु रखा गया था वो अनंत पर रखा गया था, तो इसका पहला कहां है, यहां पर है, मुख्य फोकस पर। बताओ प्यारे बच्चों, देखो वस्तु इतना बड़ा, प्रतिबिंब इतना छोटा, तो वास्तविक प्रतिबिंब जितना भी दर्पण के सामने प्रतिबिंब प्राप्त हुए हैं सबके सब क्या हैं, वास्तविक प्रतिबिंब हैं। और जो दर्पण के पीछे प्राप्त हुआ है वो भी एक ही केस था, जो छठवां केस था, इसमें आभासी है, बाकी सभी में क्या होंगे, वास्तविक प्रतिबिंब होंगे। ठीक है, तो प्रकृति आप पहले केस में बताएंगे, दूसरे केस में बताएंगे, तीसरे केस में बताएंगे, चौथे केस में बताएंगे और पांचवें केस में बताएंगे और छठवें केस में बताएंगे। चलिए पहले केस में बताइएगा, प्रकृति क्या होगी प्यारे बच्चों, वास्तविक होगी, वास्तविक प्रतिबिंब। ठीक है, वास्तविक, ये भी वास्तविक होगी और ये भी वास्तविक होगी, ये भी वास्तविक होगी, ये भी वास्तविक होगी, लेकिन छठवें केस में हम इसको बाद में डिस्कस करेंगे। देखिए पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, 5 तक पांचों स्थितियों में प्रतिबिंब कैसी है, वास्तविक है ना, वास्तविक है। ठीक है, चलिए पूरा लिख लीजिए, छोड़िए, वास्तविक, वास्तविक, वास्तविक और वास्तविक। ठीक है, चलिए अब विन्यास में बताना होता है उल्टा, जितने भी वास्तविक प्रतिबिंब हैं सबके सब क्या होते हैं, उल्टा होते हैं। तो ये भी उल्टा, ये भी उल्टा, ये भी उल्टा, ये भी उल्टा और ये भी उल्टा। ठीक है, दो चीज क्लियर हुए, कोई दिक्कत, आप स्पष्ट कर लीजिए। पहला प्रतिबिंब यहां पर है, सॉरी वस्तु यहां पर है, प्रतिबिंब यहां पर है। अब वस्तु से क्या है, छोटा है, वस्तु से प्रतिबिंब क्या है, छोटा है, तो आकार में वस्तु से छोटा, वस्तु से छोटा, यहां पर भी छोटा। लेकिन तीसरी स्थिति में देखिएगा, जहां पर वस्तु जितना बड़ा वस्तु है उतना ही बड़ा प्रतिबिंब है, तो यहां पर क्या होगा, बराबर। ठीक है, अब इधर आएंगे तो देखिए वस्तु छोटा होता जा रहा है लेकिन प्रतिबिंब बड़ा होता जा रहा है। चौथी स्थिति है ना, यहां पर देखिए बड़ा, ठीक है, बड़ा, और यहां पर भी बहुत बड़ा। समझ में आया, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं होगा। स्थिति बताइएगा प्यारे बच्चों, यहां पर तो प्रथम फोकस पर बोले तो मुख्य फोकस पर, मुख्य फोकस पर पहली स्थिति का प्रतिबिंब बनेगा, दूसरी स्थिति का C एंड F के बीच, F के बीच, और तीसरी स्थिति में तो C पर ही बनेगा, और चौथी स्थिति में कहां पर, अनंत और C के बीच, अनंत और C के बीच, और पांचवी स्थिति में कहां पर बनेगा, अनंत पर बनेगा। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देखिएगा स्थिति भी हो गया, अब हम छठवें केस पर आ जाते हैं। छठवें केस में प्यारे बच्चों देखिएगा, वस्तु को कहां रखा गया है, F और P के बीच रखा गया है, लेकिन इसका प्रतिबिंब क्या दर्पण के सामने बना है, नहीं ना, दर्पण के पीछे बना है, तो कैसा होगा, आभासी होगा। हमने छठवां केस अभी भी बताया, डॉटेड लाइन से था, आभासी होगा। और आभासी प्रतिबिंब क्या होता है, सीधा होता है, और ये भी वस्तु से बड़ा होगा। ठीक है, ये वस्तु इतना छोटा है, प्रतिबिंब इतना बड़ा है, वस्तु से बड़ा होगा, और किधर होगा, दर्पण के पीछे, दर्पण के पीछे। ये लो, मैं सभी का कलेक्शन एक ही पॉइंट में कर दिया हूं। ठीक है, इसको आप देखेंगे तो आपको 6 के 6 याद आ जाएंगे। ठीक है, और इस तरीके से आप याद कर सकते हैं, काफ़ी समय तक आपको याद करना है, तो प्यारे बच्चों ये तरीका ज़रूर अपनाइएगा, फिर आप कभी नहीं भूलेंगे। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले लीजिए। इसके बाद हम लोग चलते हैं उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना, इसको सीख लेते हैं। इसके बाद अवतल दर्पण का उपयोग और उत्तल दर्पण का उपयोग एक अलग से हेडिंग में हम लोग उसको भी सीख लेंगे। ठीक है, वैसे अगर सीखना है तो यहीं पर ये भी सीख लेते हैं। चलिए हेडिंग बना लीजिएगा प्यारे बच्चों, अवतल दर्पण का उपयोग, अवतल दर्पण का उपयोग। चलिए अवतल दर्पण को यहीं निपटा कर चलते हैं। इसका पहला उपयोग यह है प्यारे बच्चों कि अवतल दर्पण का उपयोग जो किया जाता है वो दाढ़ी बनाने में किया जाता है। ठीक है, अवतल
दर्पण का उपयोग दाढ़ी बनाने में किया जाता है। दूसरा उपयोग यह है कि जो डॉक्टर होते हैं वो प्रकाश की किरणों को परावर्तित करके नाक, आंख, कान, गले आदि का निरीक्षण करते हैं, जांच करते हैं। ठीक है, यहां पर डायरेक्ट लिख रहे हैं अवतल दर्पण। ध्यान देना, ये जो होता है ये बड़े द्वारक का अवतल दर्पण होता है, इसकी जो फोकस दूरी होती है वो अधिक होती है। ठीक है, अवतल दर्पण का उपयोग डॉक्टर आंख, नाक, कान, गले आदि के निरीक्षण करने में आदि का निरीक्षण करते हैं। आदि के निरीक्षण, अवतल दर्पण का उपयोग डॉक्टर आंख, नाक, कान, गले आदि का निरीक्षण करने में अथवा जांच करने में किया जाता है। ठीक है, ये दूसरा पॉइंट हो गया प्यारे बच्चों। और तीसरा पॉइंट तो ये है कि जो सौर भट्टियां होती हैं, सौर भट्टियों में अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं ताकि जो सूर्य की प्रकाश को केंद्रित किया जा सके। ठीक है, सौर भट्टियों में सूर्य के प्रकाश को केंद्रित करने के लिए अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। और जो टेबल लैंप होता है, टेबल लैंपों के शेडो में अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है ताकि कुछ जगह पर बहुत ज्यादा प्रकाश दे। ठीक है, कुछ जगह पर बहुत ज्यादा प्रकाश दे। चलिए अगले पॉइंट को मैं यहां पर लिख दे रहा हूं। चौथा पॉइंट होगा अवतल दर्पण का उपयोग टेबल लैंपों के शेडो में किया जाता है। ठीक है, ताकि बहुत ज्यादा प्रकाश एक जगह पर केंद्रित कर सके। ठीक है प्यारे बच्चों, यहां पर जो लिखा है शायद आपको ना दिख रहा होगा, मैं बोल दे रहा हूं, वो लिख लीजिएगा। अवतल दर्पण का उपयोग टेबल लैंपों के शेडो में किया जाता है। ठीक है, अवतल दर्पण का उपयोग, चलिए मैं थोड़ा सा और इधर लिख रहा हूं। जो पांचवा है, जो मोटर कार होते हैं या फिर रेल के इंजन होते हैं या स्टीमर होते हैं, बहुत दूर तक प्रकाश को कम ही जगह में ऐसे प्रकाश को भेजना होता है, तो वहां पर अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है ताकि बहुत दूरी तक प्रकाश भेजा जा सके। ठीक है, यहां पर लिख लेना स्टीमरों, रेल के इंजनों में अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता। रेल के इंजनों में तथा सर्च लाइट में अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता। अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। ठीक है प्यारे बच्चों, ये 5 उपयोग हैं अवतल दर्पण के जो हमने आपको लिखवा दिया है। ठीक है, ये 5 उपयोग आप याद कर लीजिएगा। चलिए अब हम लोग उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना सीखते हैं। तो इसमें भी दो प्रतिबिंब बनते हैं, 2 प्रकार के। ठीक है, 2 स्थितियां हैं, इन दोनों स्थितियों को भी सीख लेते हैं। इसको अगर स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लीजिए। प्यारे बच्चों, इस तरीके से अगर आप याद करते हैं तो आपको काफी समय तक याद रहेगा और 6 के 6 एक ही जगह पर याद हो जाएंगे। ठीक है, चलिए अब आप हेडिंग बना लीजिएगा, उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। ठीक है, ये तो अवतल दर्पण द्वारा था, हमने अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना 6 के 6 केसों को बहुत ही अच्छे तरीके से सिखा दिया है। अब हम लोग सीखेंगे उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। हेडिंग बना लीजिएगा प्यारे बच्चों,
उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। ठीक है, इसमें दो स्थितियां हैं। पहली स्थिति यह है प्यारे बच्चों कि जब वस्तु अनंत पर हो। कहां हो? जब वस्तु अनंत पर हो। जब वस्तु अनंत पर स्थित हो। ठीक है, चलिए अब हम लोग उत्तल दर्पण द्वारा सीख रहे हैं, तो हम क्या बनाएंगे? उत्तल दर्पण बनाएंगे। प्यारे बच्चों, इसमें भी वही चार चीज बताने होते हैं: प्रकृति, विन्यास, आकार और स्थिति। ठीक है, यही चार चीज इसमें भी बताने होते हैं। चलिए यहां पर देखिएगा, ये है उत्तल दर्पण। कैसे पता चला? क्योंकि इसमें कलई अंदर की ओर है, परावर्तक पृष्ठ उभरे हुए तल पर, मतलब बाहर की ओर है। चलिए अब वस्तु को हम अनंत पर रखे हैं। यह है मुख्य फोकस, यह है वक्रता केंद्र। ठीक है, अब यहां पर देखिएगा अनंत पर वस्तु को रखे हैं। एक प्रकाश किरण यहां पर आई, एक प्रकाश किरण यहां पर आई। ठीक है, अनंत से ये जो प्रकाश की किरण है ये ऐसे चली गई, ऐसे। एक मिनट, इसके सिधाई में लाना है, ये ऐसे। ठीक है, ऐसे ये प्रकाश की किरण। और दूसरी प्रकाश की किरण ऐसे करके गई, थोड़ा सा फैल करके जाएगी प्यारे बच्चों, ऐसे इधर फैलेगी। और ये जो है इधर फैलेगी, ये ऐसे। ठीक है, ये तो ये परावर्तित किरण है, ये परावर्तित किरण है, ये आपतित किरण है। तो ध्यान दीजिएगा, यहां पर देखिएगा, तो इधर कहीं पर नहीं प्रतिच्छेद कर रही है, कहीं नहीं काट रही है, तो ये कहां पर आभास हो रही है? यहां पर। ठीक है, दर्पण के पीछे। तो यहां पर दर्पण के पीछे जो प्रतिबिंब बनता है और डॉटेड लाइन में बन रहा है, तो ये कैसा है? आभासी प्रतिबिंब है। कैसा है? आभासी प्रतिबिंब। विन्यास में आभासी प्रतिबिंब सदैव क्या होता है प्यारे बच्चों? सीधा होता है। और आकार देखिएगा, तो इसका आकार जो है बिंदुवत आकार का। यहां पर जो अनंत पर रखी वस्तु है, यहां पर देखिएगा, तो ये क्या है? बिंदुवत आकार का है। लिख लीजिएगा, बिंदुवत आकार का। ठीक है, और स्थिति कहां पर? मुख्य फोकस पर। मुख्य फोकस पर। ठीक है, ये पहली स्थिति है। दूसरी स्थिति यह है प्यारे बच्चों के सेकंड, कि जब वस्तु अनंत तथा ध्रुव के बीच स्थित हो। ध्रुव के बीच स्थित हो। ठीक है, इसमें भी वही चार चीज बताने होंगे। कौन कौन से? प्रकृति, विन्यास, आकार और स्थिति। ये तो आपको याद हो गया होगा, यही चार चीज आपको याद करना है बस। ठीक है, चलिए अब यहां पर देखिएगा, ये है उत्तल दर्पण। कौन सा दर्पण है? उत्तल दर्पण है। अब वस्तु को हम कहां पर रख रहे हैं? ध्रुव तथा अनंत के बीच। ध्रुव और अनंत के बीच। अब यहां पर देखिएगा, ये है इसका मुख्य फोकस और ये है वक्रता केंद्र। एक किरण हम मुख्य अक्ष के समांतर ले जाएंगे। जो मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश की किरणें हैं, वो परावर्तन के बाद कहां से होकर के आती हुई प्रतीत होती है? मुख्य फोकस की ओर आती हुई प्रतीत होती है। और एक प्रकाश की किरण हम वक्रता केंद्र की ओर आती हुई प्रतीत करेंगे, तो परावर्तन के पश्चात उसी मार्ग में वापस लौट जाएगी। ठीक है, तो ये देखिए, ये तो प्रतिबिंब इसका कहां पर प्राप्त हो रहा है प्यारे बच्चों? यहां पर। यही तो कटान बिंदु है ना। चलिए प्रकृति बताइएगा। आभासी, दर्पण के पीछे बन रहा है, तो कैसा होगा? आभासी होगा। आभासी होगा। विन्यास में सीधा, देखिए दिख रहा है ना, सीधा।
ये सीधा होगा। ठीक है, आकार वस्तु से छोटा, वस्तु से छोटा, और स्थिति कहाँ होगी? ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच, ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच। समझ में आया? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये भी दोनों केस बहुत ही आसानी से, बहुत सरलता तरीके से निपट गए। प्यारे बच्चों, अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जो है उत्तल दर्पण का उपयोग सीखेंगे और चिन्ह परिपाटी सीखेंगे। ध्रुव है, सॉरी क्या बोलते हैं, वक्रता, त्रिज्या और मुख्य फोकस में संबंध, वो सीखेंगे। तो प्यारे बच्चों, अब नेक्स्ट वीडियो में जो भी बचा है हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर किए रहेंगे। तो अब हमारे हिसाब से आपका ये भी टॉपिक क्लियर हो गया। ठीक है प्यारे बच्चों, अगर आपको समझ में आया हो तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिए और भी दोस्तों के पास भेजिए, चैनल को सपोर्ट करिए। तो अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप लोग पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत।